इंडियन डेमोक्रेसी के 4 स्तंभों में से एक है जुडिशियरी। आज 21वीं सदी में जब हम बात करते हैं वुमेन राइट्स, इक्वालिटी, फेमिनिज्म के बारे में, आपको जान के ये हैरानी होगा कि आज तक हमारे देश ने एक भी वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं देखा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? वुमेन वर्कप्लेस राइट्स, ये क्या होता है और ये क्यों जरूरी होता है? इन सब सवालों के अगर आप जवाब जानना चाहते हैं तो आज का एपिसोड आप जरूर देखिएगा। आज के हमारे गेस्ट हैं निपुण कटियाल, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है द क्रेजी करियर्स पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालने के लिए। थैंक यू नीता, धन्यवाद। क्योंकि आज सैटरडे था और फोर्थ सैटरडे तो हमारी छुट्टी है। आई एम इन माय कैजुअल्स फॉर अ चेंज। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। राइट, तो एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, मतलब हमारे ऑडियंस के लिए, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द मेन कॉन्वर्सेशन। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए और आपके प्रोफेशन के बारे में बताइए। Yes, so I am an advocate, litigation advocate, and a first generation advocate. Why I am saying litigation advocate and first generation advocate? क्योंकि first generation advocates वो होते हैं जिनके घर में आस-पास दूर दराज कहीं कोई भी नहीं होता है वकील। और एक वकील जब एक वकील बनता है और एडवोकेट बनता है तो उस दौरान क्या होता है कि कोई भी सोसाइटी में ये नहीं होता है कि चलो निपुण वकील बन गया है, अब इसके पास केसेस लाते हैं। You have to hustle, you have to struggle to become a good advocate, and आपकी advocacy skills जितनी भी होती हैं कोर्ट्स में, वो सब कोर्ट्स में तभी आएंगी जब आपके पास क्लाइंट आएगा। आप जितने भी इंटेलिजेंट हो जाइए, आप कॉलेज में टॉपर है, 5 साल आपने टॉप कर दिया, उसके बाद आप फील्ड में आते हैं और आप देखते हैं कि मैं अपना केस प्रेजेंट कहां करूं जब तक केस ही नहीं आएगा। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट। एंड द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट इज लिटिगेशन। अब वकालत के अंदर भी लिटिगेशन है, कॉर्पोरेट है, इन हाउस काउंसिल्स हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ लिटिगेशन करता हूँ, डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस करता हूँ, जिसका मतलब मैं हर कोर्ट में जाके बहस करता हूँ। और अब अपने करियर के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो आई स्टार्टेड माय करियर विद मिस्टर राम जेठमलानी, who was a senior advocate, and after that मैंने एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं शिवाजी एम जाधव, उनके साथ काम किया। फिर उसके बाद मैंने एक सीनियर एडवोकेट है, एक्स एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मिस्टर अमन लेखी, उनके साथ काम किया। उसके बाद मेरा लॉन्गेस्ट पीरियड था डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, उनके बेटे हैं मिस्टर आविष्कार सिंघवी, उनके साथ मैंने काम किया। पूरा एक्सपोजर लिया, ड्राफ्टिंग, क्लाइंट काउंसलिंग, कैसे क्लाइंट्स के साथ भी डील करना है। और फिर उसके बाद जाकर हमने कोर्ट क्राफ्ट सीखा कुछ सीनियर एडवोकेट से, और फिर जाके हम इंडिपेंडेंट हुए। राइट। बेसिक सा सवाल है, एडवोकेट और लॉयर में डिफरेंस क्या होता है, या फिर दोनों वन एंड ऑल सेम? वन एंड ऑल सेम नहीं होते हैं। एडवोकेट डिफाइंड है एडवोकेट्स एक्ट में। अब एडवोकेट्स एक्ट में जब एडवोकेट डिफाइन हो जाता है, माने आपका एनरोलमेंट हो गया है, आपके पास एक एनरोलमेंट नंबर आ गया है, और आपका राइट है और आपकी ड्यूटी भी है। कुछ ड्यूटीज हैं जो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं एडवोकेट्स की क्या ड्यूटीज होती है, लेकिन आपका जो राइट है, आप जज साहब के सामने खड़े होकर बहस कर सकते हैं, आप किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज एडवोकेट। और लॉयर वो होता है जिसने एलएलबी की डिग्री कंप्लीट कर ली है। समझ। तो डिग्री कंप्लीट करने तक आप लॉयर हैं। आप अपना एनरोलमेंट कराते हैं बिकॉज यू इंटेंड टू प्रैक्टिस इन कोर्ट्स इन दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया। As soon as you start practicing, you become advocate, or as soon as you get enrolled, you become an advocate. राइट। तो जैसे आपने लॉ की डिग्री खत्म कर दी फॉर एग्जांपल, उसके बाद आप कॉर्पोरेट में जाते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर बनते हैं,
तो आप लॉयर ही है ना, आप एडवोकेट नहीं कहलाएंगे। यस। सो मैं इसमें भी ऑफ रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड चीजें होती हैं। जैसे कि आप कॉर्पोरेट में जी। जाते हैं, कॉर्पोरेट में भी 2-3 चीजें हैं कि आप एक जगह पे नौकरी कर रहे हैं और आप किसी को लीगल एडवाइजेस दे रहे हैं। अब आप एडवोकेट की कैपेसिटी से वो लीगल एडवाइस देते हैं, लाइक ओपिनियन दे दिया और ये सब चीजें दे दिया, तब भी आपको वो एनरोलमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपने जैसे LLB कर राइट। लिया और उसके बाद आपने कंपनी सेक्रेटरी का एक कोर्स होता है CS, वो कर लिया और आप एक जगह पे जाके HR मैनेजर लग गए या पेरोल मैनेजर लग हाँ। गए, तब आपको जरूरत नहीं है। फर्स्ट। सेकंड थिंग इज एडवोकेट्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड। मतलब कि अगर आपने एनरोलमेंट ले लिया है अपना, राइट। आपने अपने आप को एडवोकेट रजिस्टर कर दिया हम्म। है इन द डेटा ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तब आप एम्प्लॉय नहीं हो सकते किसी का। राइट। राइट। तो अब आप देखेंगे कि कितने कॉर्पोरेट काउंसिल्स हैं, जितने लॉ फॉर्म्स में काम कर रहे हैं, हम उनको ऐसे ही कैजुअली बोल देते हैं कि आप एम्प्लॉय हैं। नो, दे आर नॉट। ये जितने भी एडवोकेट्स हमारे लॉ फॉर्म्स में काम कर रहे हैं विद एन एनरोलमेंट, इनका एक रिटेनरशिप होता है, एक कंसल्टेंसी होती है। ये कंसल्टेंट्स हैं, ये एडवोकेट्स हैं और कंसल्टेंट्स हैं। इनका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है मतलब आपको ग्रेचुटी नहीं मिलती है, आपको प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता है, क्योंकि आप कहीं पे एम्प्लॉयड नहीं हो हाँ, सकते। अंडरस्टूड। सेम इज द केस विद चार्टर्ड या अकाउंटेंट्स। फॉर एग्जांपल एक लॉयर एक लॉ स्टूडेंट है जिसने अपना बेसिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया एंड देन उसके पास यदि आप बोल रहे हैं कि एक एनरोलमेंट नंबर आ गया एडवोकेट बनने के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या फिर हाई कोर्ट में जा सकता है, उसके लिए भी कोई बार है? No, there is no bar to practice in Supreme Court directly or in High Court directly or in lower court directly. लेकिन ये कोई बार नहीं है, लेकिन एक एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, या हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो एक यंग जनरेशन को एडवाइस करते हैं कि आप ना नीचे से शुरू करो, लोअर कोर्ट से शुरू करो, आप अपना प्रोसीजर पक्का रखो और फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट आना, फिर आप सुप्रीम कोर्ट आना। बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि सुप्रीम कोर्ट में वो एडवोकेट फाइलिंग नहीं कर सकता है अपने नाम पर। हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट्स में एक कोई भी एडवोकेट जो एनरोल्ड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, वो फाइलिंग कर सकता है अपने नाम पर, माने किसी को रिप्रेजेंट कर सकता है अपने नाम पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ओनली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कैन फाइल। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इज ऑल्सो एन एडिशनल क्वालिफिकेशन और एन एडिशनल, इट्स लाइक एन अपर हैंड ऑन ऑल दी अदर एडवोकेट्स। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एक पेपर होता है, उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पेपर क्लियर करना होता है, फिर उसके बाद आप बनते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, और उसकी एलिजिबिलिटी है 5 years, 4 + 1, 4 years of eligibility, 4 years of practice, and 1 year under an advocate on record. You have to do a job or an internship or whatever you can call. बट 1 साल आपको एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर काम करना होता है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं पेपर देने के लिए। राइट। तो ये फिर लेकिन आप आर्ग्यू कर सकते हैं, आप वहां पे ब्रीफिंग कर सकते हैं, यू कैन अपीयर इन सुप्रीम कोर्ट एज सून एज यू बिकम एन एडवोकेट, बट यू कांट फाइल इट इन सुप्रीम कोर्ट। और इवन इफ, और एक्सपीरियंस इज नॉट द ओनली थिंग जो एलिजिबल बनाता है किसी को भी, क्योंकि 10 साल वाले भी हैं जो फाइलिंग नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पेपर नहीं दिया वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का। तो ये हर 5 years में फिर रिन्यू करना पड़ता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड? नहीं नहीं ओके। नहीं, एक ही बार देना है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप 5 साल जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आप पेपर दीजिए, एक बार आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन गए, देन आप ताउम्र आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही रहेंगे जब तक आप सीनियर एडवोकेट नहीं बन जाते। एक लॉयर बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है एंड में आगे जाके स्कोप क्या है? जैसे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप लिटिगेशन एडवोकेट हैं या फिर कॉर्पोरेट लॉयर हो गए, तो मतलब अलग अलग क्या क्या ब्रांचेस हैं अगर क्वालिफिकेशन? So let's get to the base.
इसको लॉयर बनने के लिए आपको कोई स्ट्रीम, जैसे कि होता है एमबीबीएस के लिए आपको साइंस लेना जरूरी है, या फिर आपको इंजीनियर बनने के लिए साइंस लेना जरूरी है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी 11वीं और 12वीं में साइंस लिया हो और उसके बाद दे हैव स्टार्टेड लॉ एज देयर करियर। आई हैव ऑल्सो सीन मैनी पीपल जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं अपनी ग्रेजुएशन और इंजीनियर बन चुके हैं और उसके बाद एकदम से वकालत में आ जाते हैं। आई हैव सीन पीपल हु हैव डन होटल मैनेजमेंट as their graduation degree and then shifted to law। तो इसके अंदर एलिजिबिलिटी ये है कि एलएलबी की एक डिग्री होती है, उसके अंदर आपको ग्रेजुएशन चाहिए होती है इन एनी स्ट्रीम, और नहीं तो आप 12th के बाद एक इंटीग्रेटेड लॉ है, बीए एलएलबी ऑनर्स, बीबीए एलएलबी और व्हाटएवर इट इज, इट्स अ 5 years लॉ कोर्स। तो जिसको अपने स्कूल टाइम से पता है कि मुझे लॉ करना है, तो वो क्या करता है कि वो 12th के बाद ही अपनी तैयारी शुरू कर देता है और अच्छे कॉलेज के लिए एंट्रेंस देता है और 5 साल में वो लॉ खत्म कर लेता है। अगर ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो वो 6 साल होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आगे के स्कोप्स क्या है इसमें, मतलब एक कंप्लीट करने के? तो आगे के द स्काई एक्चुअली इज द लिमिट फॉर द लॉयर्स। इसके अंदर लिटिगेशन, अगर एडवोकेट की बात करें तो इसके अंदर किसी का कोई मेन्यू कार्ड, रेट लिस्ट कुछ फिक्स नहीं। जैसे मैटर आता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है अगर मैटर्स में, अगर लॉयर को लगता है कि मेरे को इसमें 10 घंटे में नहीं, ये तो 10 दिन में होगा मैटर मुझे, और ये इतना कॉम्प्लेक्स मैटर है, बहुत सारी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं और क्लाइंट का स्टेक हाई है, तो वकील का फीस हाई हो जाता है। और अगर क्लाइंट का स्टेक 0 है, मतलब इतना ज्यादा हाई नहीं रहता है, और फिर मार्केट में और भी वकील है, अब मैं मार्केट क्या, लीगल फ्रेटर्निटी है ये, और सब वकील ही वकील है, तो इसके अंदर कंपटीशन भी ज्यादा है। लेकिन ऑल द मोर रीजन कि इसके अंदर जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो शाइन करने का चांसेस भी ज्यादा है इस फील्ड के अंदर, और इसलिए इसके ये बहुत इलास्टिक है। आप आज एक लिटिगेशन एडवोकेट अगर 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो अगले ही महीने 2 लाख पे भी आ सकता है, उसके अगले महीने वो 20 लाख भी जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट। ये सिर्फ एक दुकानदारी की तरह होता है कि आज आपके पास क्लाइंट ज्यादा है, कल क्लाइंट्स कम है। ये हो गया लिटिगेशन एडवोकेट्स का। और इसके अंदर अब इतनी डाइवर्स फील्ड्स हो गई है। एलएलबी के बाद लोग कर रहे हैं एमबीए because of management positions। MBA is nothing but a myth or an additional qualification to train yourself to become on a higher position or a designation। ऐसा कॉर्पोरेट व्हील चला है कि जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जिसने और एमबीए नहीं किया हुआ है, उसको ना प्रमोशंस नहीं मिलेंगे। तो ये एक प्रमोशन का क्राइटेरिया हो गया है एमबीए करना। और एमबीए में सिखाते भी यही है, लीडरशिप स्किल्स, आप कैसे एक टीम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और मैनेजरियल स्किल्स कि आप कैसे मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो एलएलबीज जितने भी होते हैं, हमें अपने कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता था कि लीडरशिप स्किल्स क्या होती है। हमने लॉ पढ़ा है, 6 महीने में 7 सब्जेक्ट्स होते थे एक सेमेस्टर में, 5 साल हो गए, 10 सेमेस्टर्स हैं, 100 सब्जेक्ट्स हो गए, इतने ज्यादा हैं। तो लेकिन सब लॉ है बिकॉज टू डाइवर्स। एंड अभी हम रियलाइज करते हैं कि ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ाए नहीं गए। तो दैट्स व्हाई लॉ इज वेरी मच डाइवर्स, इसलिए इसके इतने सारे ब्रांचेस खुल गए। अब एलएलबी से आप कहां कहां निकल सकते हैं? एक हमने डिस्कस कर लिया, लिटिगेशन में जा सकते हैं। दूसरा आपने डिस्कस कर लिया कि आप एमबीए करके किसी मैनेजरियल पोजीशन में आप किसी के लीगल ऑफिसर बन सकते हैं, चीफ लीगल ऑफिसर और अदर होते हैं जितने भी ये लोग हैं, इन हाउस काउंसिल्स है, जितने भी कंपनीज के अंदर एज अ रिटेनर वहां पे रहते हैं, जिसके अंदर जैसे कि आप ये समझ लीजिए एक कंपनी के अंदर एचआर होता है, एचआर का ये जॉब होता है रिक्रूटमेंट करना, वैसे ही
एक लीगल ऑफिसर का रोल होता है कि जितने भी केसेस आ रहे हैं उसका एक ब्रीफ बना के आप इसको सेटल करवा के देखना, या कहीं पे अपीयर करना है छोटे मैटर्स के अंदर कंपनी के लिए, और कई बार कुछ टर्मिनेशन लेटर्स बनाने हैं, तो ये लीगली साउंड होना चाहिए वो टर्मिनेशन लेटर, या किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है या कोई अग्रीमेंट साइन हो रहा है तो वो लीगली साउंड होना चाहिए। तो ये जितने कॉर्पोरेट काउंसिल्स होते हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स करते हैं ताकि डिस्प्यूट कम से कम अराइज हो। और जो लिटिगेशन एडवोकेट्स आते हैं उनका काम, रोल, वो डिस्प्यूट के बाद ही स्टार्ट होता है। तो डिस्प्यूट को प्रिवेंट करना भी वकील का काम है और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना भी वकील का काम है। अब ये हो गई दूसरी फील्ड। तीसरी फील्ड होती है जी जुडिशरी। जुडिशरी इस समय बहुत ज्यादा प्रिविलेंट हो गया है और बहुत लोग अपनी कोचिंग्स करते हैं, हर जगह से एक एक साल ड्रॉप करके वो लोग कोचिंग कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद जुडिशियल एग्जामिनेशंस देते हैं। कई स्टेट्स के अंदर देयर इज रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट कोटा, कि अगर आप देहरादून से हैं तो आपका उत्तराखंड का कोटा लगेगा, तो आप उत्तराखंड में आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएं। दिल्ली में ऐसा नहीं है, लेकिन और जगह पे है बिकॉज दिस इज अ यूनियन टेरिटरी, दैट्स व्हाई। बट अदरवाइज जुडिशियल एग्जाम्स होते हैं, इसकी लोअर जुडिशरी लेवल होती है, एक हायर जुडिशरी लेवल होती है। लोअर जुडिशरी आप वकालत करते ही, मतलब एलएलबी करते ही आप जा सकते हैं। एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं, मतलब एंट्रेंस क्या होता है इसके अंदर, जैसे यूपीएससी होता है, प्रीलिमिनरी, मेंस एंड देन इंटरव्यू, इसके अंदर भी सेम होता है, प्रीलिमिनरी, मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो एक ये फील्ड हो गई। और फिर उसके बाद आ जाते हैं कई लोग जो एलएलबी के बाद एलएलएम करते हैं और उसके अंदर अब फैल जाते हैं पूरी दुनिया में एज लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स। तो वो लोग भी हैं जो हमें पढ़ाया है जिन्होंने, तो वो सब भी वकील हैं। तो ये इतनी डाइवर्स फील्ड हो गई है कि इसके अंदर स्कोप ही स्कोप है। इफ यू हैव डेडिकेशन, परसेप्शन एंड परसिस्टेंसी, देन you are actually you'll be succeeding only। ऐसा नहीं होगा कि आप वो तो किसी भी फील्ड में है वैसे, अगर वकालत नहीं देखी जाए, लेकिन ये रिवॉर्डिंग प्रोफेशन ज्यादा है, पैसा ज्यादा है इसके अंदर। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपकी कोई लिमिट नहीं है। और फील्ड्स में आप इंजीनियर हैं, आप बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट एम्प्लॉय हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक ब्रैकेट है कि आपकी सैलरी इससे ज्यादा नहीं होगी अनटिल अनलेस आप अपना काम खोल लें। और वकील तो जैसे ही एनरोल होता है वो अपना ही काम खोल के एनरोल होता है। तभी मैंने आपको बोला ना कि आप जैसे ही एनरोल होते हैं आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। सो इट इज प्रिज्यूम्ड कि आप स्टार्ट ही इंडिपेंडेंट हो गए। निपुण जी, एक चीज मैं पूछना चाह रही थी, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एलएलबी और एलएलएम ऑनलाइन भी प्रोवाइड करती है, तो वो कंसीडर किया जाता है? एलएलबी तो ऑनलाइन नहीं होता है। एलएलबी का ये रूल है कि वो कॉलेज में ही होगा विद योर अटेंडेंस एंड एवरीथिंग। और ये बार काउंसिल के रूल्स हैं, इसके अंदर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस हम देखने में आता है, सुनने में आता है कि ऑफ द रिकॉर्ड वो आपकी अटेंडेंस भी दे देते हैं और ये सब चीजें हो जाती है, लेकिन वो चीज रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। एलएलबी आपको फिजिकली जाकर ही करना पड़ेगा, दिस इज वन एस्पेक्ट। और जो एलएलएम है, एलएलएम अगेन इज अ कोर्स, एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो आप एलएलएम को एलएलबी से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते। एलएलबी में आपको एक एनरोलमेंट मिल रहा है, आपकी डिग्री के बाद आप एक वकील बन रहे हैं एज एन एडवोकेट, और आपका थ्रेशोल्ड जो होता है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का थ्रेशोल्ड होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। एक क्लाइंट की जिंदगी का सवाल है, तो वो आया है, आप पे भरोसा कर रहा है कि आप जो जज साहब के सामने बोल रहे हैं वो मेरे बेनिफिट में ही बोल रहे हैं। अब इट कैन गो अगेंस्ट यू, इट कैन बी इन योर फेवर, बट भरोसा,
क्लाइंट का भरोसा इतना ज्यादा हो जाता है इस चीज में कि आप, क्योंकि क्लाइंट बोल नहीं सकता है जज के सामने, ही नीड्स अ रिप्रेजेंटेटिव। तो एडवोकेट्स आर नो वन बट द माउथ पीस ऑफ अ लिटिगेंट। जी लेकिन उसको फ्रेमिंग कैसे करनी है वो एडवोकेट डिसाइड करता है। उसको एडवाइस कैसे करना है कि अब क्लाइंट आ गया, वो कहता है जी ये हो गया मेरे साथ, और ऐसे ऐसे फ्रॉड हो गया है, और ऐसे ऐसे मेरे को डूब कर दिया इतने पैसे से, अब मैं क्या करूं। जी उसने तो अपना सम एंड सब्सटेंस बता दिया, डॉक्यूमेंट्स उसने दिखा दिए, अब उसको कैसे फ्रेम करना है कि हमें रिलीफ मिले, वो वकील का काम है। जी तो लेकिन एलएलएम जो होती है वो एक एडिशनल क्वालिफिकेशन होती है एडिशनल नॉलेज के लिए। सो देयर आर सर्टेन एलएलएम कोर्सेज और एलएलएम डिग्रीज जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे आप ये समझ लीजिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप एलएलएम कर सकते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी में, क्योंकि आपको एलएलबी में समझ आया कि क्रिमिनल लॉ बहुत अच्छा है मेरा, तो मुझे और सीखना है इस बारे में, तो इसलिए आप एलएलएम करते हैं। तो देयर इज एलएलएम इन एयर एंड स्पेस लॉ, देयर इज एलएलएम इन सिविल लॉज, और देयर इज एलएलएम इन बिजनेस एंड फाइनेंस लॉज। तो जिसको जैसा करियर अपना शेप करना है एलएलबी करने के बाद, और एडिशनल नॉलेज और क्वालिफिकेशन के लिए वो इंसान एलएलएम कर लेता है। तो दैट कैन बी ऑनलाइन ऑल्सो, दैट कैन बी ऑफलाइन एज वेल। और ऑनलाइन सिस्टम ऑफ LLM is just started after COVID. COVID has been a really bad time, but COVID has given us amazing technology, which we have actually adapted now pretty well. अभी आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। तो आज जब हम बात करते हैं वुमेन राइट्स के बारे में, फेमिनिज्म, बहुत सारे भारी भारी वर्ड, तो बट एक चीज है कि आज तक इंडिया ने एक भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं देखा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? See, this is unfortunate कि हमने कभी एक फीमेल चीफ जस्टिस नहीं देखी है। क्यों नहीं देखी है? इस चीज के कई रीजंस हैं। कई हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी के अंदर पहले दिया जाता था कि भैया वकालत तो सिर्फ वो लोग करते हैं जिनका कहीं कुछ नहीं होता है। कई लोग ऐसे बोलते थे कि जिनके माता पिता वकील होते हैं वही वकालत करते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज है कि आप ग्रेजुएशन के बाद भी नौकरी पा सकते हैं। आप ये देखिए कि हमारी जो सोसाइटी है, this society is not that passionate for something that they want. Society at this point of time, अब तो things have changed, but chief justice हमने क्यों नहीं देखा है? इसलिए अब हम minimum 62-63 years वाले लोगों की बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हम चीफ जस्टिस देखने वाले हैं, it will be a history. First female chief justice will be there, Honorable Miss Justice Nagaratna will be there, the first chief justice of the country she'll become, but वो अभी 62-63 की होंगी, तो उनसे पहले वाले लोगों की ही बात कर सकते हैं। अब यंग जनरेशन है तो ऑब्वियसली हम ज्यादा चीफ जस्टिस देख पाएंगे, फीमेल चीफ जस्टिस। लेकिन उनसे पहले के लोगों की बात करें तो एट दैट टाइम इंडिया वाज इन अ जिफी, इंडिया वाज एक्चुअली सस्टेनिंग। तो आपको सस्टेनेंस के लिए क्या चाहिए? स्पीडी मनी। तो कई लोग इस प्रोफेशन में बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं। इसमें 5 साल की स्टडी है एटलीस्ट, उससे पहले वाले लोगों ने तो 6 साल में वकालत कंप्लीट करी है अपनी। अब आप ये देखिए कि 6 साल में एक इंसान टॉपर भी है, कभी फेल नहीं हुआ है, तो भी वो 23 साल में वकालत कंप्लीट कर रहा है अपनी। 23 साल में आप LLB करने के बाद आप सोचते हैं कि हम कुछ और करेंगे। अब 100 में से 50 लोग होते हैं जो लिटिगेशन कंटिन्यू करते हैं, 50 लोग होते हैं वो कहते हैं 23 साल हो गए हैं, लड़की है, लड़की की शादी करा दी जाए। सही बात। या सोचते हैं कि लड़की को ऐसा स्टेबल जॉब देना पड़ेगा जहां पे 9 बजे सुबह घर से जाए और 5 बजे वापस आ जाए, बिकॉज इट्स अनसेफ, लेट नाइट वर्क्स नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई वुमेन
in this fraternity, this is very unfortunate, is not treated as at par with men because of their timings. अब मैंने कई प्रोग्रेसिव सोच वाले भी लोग देखे हैं जो कि ठीक है अपनी जगह पे, प्रोग्रेसिव सोच वाले भी लोग देखे हैं जो बोलते हैं अगर उनके यहाँ पे लड़की जूनियर है वो बोलते हैं अरे 7 बज गए, चलो आप तो घर चलो, और जो लड़का है वो कह रहे हाँ भाई तुम तो काम करते रहो, चाहे 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए रात के, लेकिन लड़की को भेज देना है घर वापस। सो आप देख पा रहे हैं कि वो डिफरेंस है। अब वो पोजेसिवनेस है, प्रोटेक्टिवनेस है। अब इसी प्रोटेक्टिवनेस और पोजेसिवनेस के चक्कर में जो करियर होता है वो बीच में लटक जाता है, और उसके बाद आ जाती है आपकी शादी। आई नेवर से दैट मैरिज इज अ बार और अ हडल फॉर अ करियर ग्रोथ, बट बायोलॉजिकली अब शादी है, फिर एक इंसान का बच्चा होता है, उसकी मैटरनिटी लीव आ जाती है। मैटरनिटी लीव में वो 1 साल एक मां के रोल में ढल जाती है। अब मैटरनिटी लीव है तो सैबैटिकल ले लिया उन्होंने 1 साल का, 6 महीने तो हमारी सरकार बोलती है कि मैटरनिटी लीव देनी है। उसके बाद मेनी अदर एस्पेक्ट्स, ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स आर देयर, जिसके अंदर मां को अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ रहना ही होता है, तो उसके अंदर रह जाते हैं। फिर शायद एक इंटरेस्ट खो दिया जाता है कि अब मैं कैसे करूं, क्या होगा, फिर से मुझे कोर्ट जाना है, फिर से मुझे जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। और लोअर जुडिशरी से मैंने बहुत रेयरली सुप्रीम कोर्ट में आते हुए लोग देखे। आप हमेशा देखते हैं कि हाई कोर्ट से डायरेक्टली एलिवेट हुआ है कोई सीनियर एडवोकेट, वो आते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं। ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस, बट बहुत कम होता है। तो आपको लिटिगेशन में सक्सेसफुल होना है एक चीफ जस्टिस की पोजीशन में जाने के लिए। तो लिटिगेशन में सक्सेसफुल वो लोग होते हैं जिनका समय सिर्फ काम के लिए है। दे हैव टू सैक्रिफाइस द फैमिली, दे हैव टू सैक्रिफाइस देयर ओन पर्सनल टाइम। आप ये देखिए कि वकील बीमार नहीं हो सकता है, अगर वकील बीमार हुआ तो वो क्लाइंट जेल चला जाएगा। सही बात है। तो आपको 24 आवर्स अवेलेबल रहना है अपने क्लाइंट के लिए। अब 24 आवर्स एक लेडी के लिए अवेलेबल रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन this is amazing that I'm seeing a chief justice. I'll be seeing a chief justice who is a female in and it will be a history for us as well, because we have never seen a lady chief justice who is heading a court in court number 1 in Supreme Court. We have never seen that, so it will be good. Right. अच्छा लगेगा हमें। Women versus men जिन्होंने कि लॉ को एज ए करियर कंसिडर किया है, इसका रेशियो कुछ डेटा और स्टैटिस्टिक्स आपके पास? रेशियो एज सच डेटा स्टडीज तो मेरे पास नहीं होंगी ऑब्वियसली, लेकिन मैं कोर्ट में जाता हूँ, रोज जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वुमेन एडवोकेट्स कम हैं और मेल एडवोकेट्स ज्यादा हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ वेरी कॉम्पिटेंट विमेन सीनियर एडवोकेट्स इतनी कॉम्पिटेंट हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर जो होता है वो एक जो बहुत उनके जितना कॉम्पिटेंट एडवोकेट सीनियर एडवोकेट नहीं है उससे कम होता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसा लगता है कि यार ये वकील है और ये मेल है, इसकी आवाज है और ये चिल्ला सकता है कोर्ट में, ये अग्रेसिवली आर्ग्यू कर सकता है, या और चीजें हैं कि ये ज्यादा सोशल है, इसके ज्यादा फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि वुमेन का फैमिली होता है, करियर होता है, हर चीज होती है। तो ये इसका अच्छा है, मेरी दोस्ती इसके साथ अच्छी है, मैं इससे खुल के बात कर सकता हूं। अब आप ये देखिए कि एक कोई रेप मैटर है मान लीजिए, और एक मेल है एक्यूज्ड पर्सन who has been charge sheeted और कुछ एलिगेशंस हैं कि उसने रेप किया है या उसने ऐसा कुछ काम किया है which outrages the modesty of a woman। अब वो आदमी खुल के बात नहीं करेगा एक लेडी के आगे, ऐसा लगता है हमें, क्योंकि इसका कोई क्लियर पिक्चर नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं
कि ऐसा क्यों है कि शी इज वेरी कॉम्पिटेंट यार, सीनियर एडवोकेट हैं, कॉम्पिटेंट हैं, मैटर अच्छे से पढ़ती हैं, आर्ग्यू भी बहुत अच्छा करती हैं, इनकी फीस तो इतनी है। और वो आदमी को देखो, वो तो आर्ग्यू भी नहीं करता है और इतना ज्यादा अच्छे से फाइल भी नहीं पढ़ता है, लेकिन उसकी फीस तो डबल है उनसे। देयर इज अ रीजन। अब अगेन वो इकोनॉमिक्स में है ना कि जितना डिमांड है, जैसे ज्यादा डिमांड हो जाती है प्राइस बढ़ जाता है। तो जो फीमेल एडवोकेट्स की, जो सीनियर एडवोकेट्स की डिमांड है वो कम है, तो उन्हें अपना प्राइस घटाना पड़ जाता है, अपनी फीस, अपने चार्जेस घटाने पड़ जाते हैं। राइट। इसलिए तो मैं बहुत कम वकीलों को देख रहा हूं, लेकिन अब मैं इस चीज को चेंज होता हुआ भी देख रहा हूं एक समय पे, क्योंकि अब जब सीनियर एडवोकेट की बात कर रहे हैं तो यंगेस्ट सीनियर एडवोकेट वुड बी 45 इयर्स ऑफ एज। सो अब लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो मेरी उम्र के हैं 35 साल के जितने भी लोग हैं, या हमने अपनी क्लासेस में देखा कि कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो अब फीमेल एडवोकेट्स की रेशो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। ऑब्वियसली मेल एडवोकेट से ज्यादा नहीं, लेकिन यू कैन सी द चेंज, यू कैन सी द कॉम्पिटेंसी, और यू कैन सी कि हाँ कितना हार्ड वर्किंग है वुमेन एडवोकेट्स। तो अब हम चेंज देख रहे हैं। देखिए 10 साल, अगले 10 साल में कुछ ऐसा ही चेंज होगा जब हमारे बैच के लोग आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, आगे आते हुए दिखेंगे, तब हमें शायद चेंज दिखे कि हाँ फीमेल एडवोकेट्स बहुत ज्यादा है। ऐसे कौन कौन से वर्क प्लेस वुमेन राइट्स हैं जो कि एक वर्किंग वुमेन को जानना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए? एक तो हमारे यहाँ आईपीसी है, जैसे वो हर जगह है। अब जो बीएनएस हो गया है, रिपील हो गया है इंडियन पेनल कोड, तो वो तो है ही है, ये सब होते हैं राइट्स उसके अंदर। मतलब इसके अंदर बहुत सारे स्टैट्यूट्स हैं और इस स्टैट्यूट्स के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो प्रोविजंस में जैसे कि आईपीसी अगर हम लें तो उसके अंदर रेप लॉज है, बहुत स्ट्रिंजेंट रेप लॉज हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं 354 वगैरह, जैसे कि आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमन, और मे बी क्रिमिनल इंटिमिडेशन विद द इंटेंट टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ अ वुमन, और मे बी डाउरी। ऑल दीज आर फॉर फीमेल्स। बट अब आप स्पेसिफिकली वर्क प्लेस की बात करें तो वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट है। उसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे कि अगर आपके पास 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं आपकी कंपनी के अंदर, तो उसके अंदर एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनाना बहुत जरूरी है। कि आप एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है कि ये इंसान है, ये मुझे मोलेस्ट कर रहा है, या ये इंसान है, ये मुझे स्टॉक कर रहा है। स्टॉकिंग इज ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर आईपीसी। और ये इंसान मुझे स्टॉक कर रहा है, ये इंसान मुझे भद्दे मैसेज भेज रहा है, या क्या बोलते हैं उसको, लाइक आप इट्स अगेन कम्स इन आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमन ओनली, दैट ये इंसान मुझे ठीक से मैसेजेस नहीं भेज रहा है। चाहूंगी जैसे स्टॉकिंग आपने बोला इज ऑल्सो एन ऑफेंस, तो इसमें इज इट एप्लीकेबल ओनली फॉर वुमेन, या फिर अगर कोई मेल ऐसा कंप्लेन करे कि फीमेल इज स्टॉकिंग दैट मीन? वुमेन ओनली, दिस इज अ वुमेन लॉ, तो वुमेन ओरिएंटेड लॉ। अब जैसे अब आपने अगर हम देखें तो वुमेन के लिए एक्स्ट्रा लॉ है ये। आप रेप भी अगर आप देखें, रेप इज ऑल्सो डिफाइंड ओनली फॉर वुमेन। मतलब एनी मैन हु कमिट्स so and so offenses amounts to rape, तो ये इसके अंदर मैन इज नॉट एलिजिबल इफ अ मैन इज रेप्ड। तो हाँ बताइए। So that's actually a flaw in our law. Yes. करेक्ट Yes. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि ऐसा है कि ये हमने बहुत समय से चलती आ रही है ये चीजें, और हमने ये कहीं कहीं से अडेप्ट किया है ये सब चीज, और हमने अपने लॉज बनाए हैं। और जिस समय आईपीसी बना था उस समय ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैन कैन हैव अ रिलेशनशिप विद अदर मैन। तो दैट्स व्हाई मे बी, और द अदर एस्पेक्ट आल्सो इज दैट इफ वुमेन is subjected to rape by another woman, then also it will not come under rape.
because the law defines So if a man commits so and so. correct. So that is one aspect of it. We need to change certain things I think with change in circumstances, with change in time, we can do that maybe afterwards. But अभी तक ये है, और उसके बाद आ जाते हैं कई, जैसे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है. इसके अंदर यही है कि अगर आप लड़की हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कम पैसा मिलेगा. Right, ये भी हुआ करता था, तभी ये एक्ट आया है. right. तो एक इक्वल है, और अलग अलग एक्ट्स में वही मैं बता रहा था, जैसे आईपीसी में कुछ सेक्शंस हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जो वुमेन ओरिएंटेड हाँ है. जी. ऐसे ही एक वुमेन ओरिएंटेड एक स्टैट्यूट ही है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. एंड फिर उसके बाद मैटरनिटी एक्ट है, फिर उसके बाद आपके इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट हो जाते हैं, और ये सब हो जाते हैं, जिसके अंदर कुछ कुछ प्रोविजंस हैं जिसके अंदर वुमेन को स्पेसिफाई किया गया है कि इनको इक्वल पे दिया जाए, इनको ये फैसिलिटी दी जाए, मेन वुमेन टॉयलेट्स अलग किए जाए. हजार चीजें हैं जिसके अंदर हमें ये मेक श्योर करना है दैट वुमेन आर ट्रीटेड एट पार विद मेन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे एक फीमेल को ऐसा फील हो जाए कि नहीं भैया यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब मेरे को यहाँ पे मैं काम उतना ही कर रही हूँ, मेरी डेजिग्नेशन उतनी की उतनी है, लेकिन मेरे को सैलरी कम मिल रहा है. तो दिस आई थिंक इंडियन लॉज आर मेकिंग श्योर दैट वुमेन इज अ ह्यूमन बीइंग एंड अ मैन इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, and both of these people should be treated as human being. अब क्या होता है, ये एक्ट्स क्यों आए हैं? अब अपलिफ्टमेंट के लिए ये एक्ट्स हैं. जिस दिन हमें ऐसा लगेगा कि अपलिफ्टमेंट हो गया है, फिर उसके बाद आई थिंक हम चेंज करेंगे अपने सर्कमस्टेंसेस और जेंडर न्यूट्रल लॉज लेकर आएंगे. Right. अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस सोसाइटी, वुमेन, because of some biological reasons or because of many other factors in the society, तो वो एक्सप्लॉइट होने के वुमेन के चांसेस ज्यादा रहते हैं मैन से. लड़के को आपने नहीं देखा होगा, बहुत रेयरली केस होता है, तभी वो न्यूज में आ जाता है या रिपोर्ट हो जाता है कि अ मैन हैज बीन रेप्ड. बट यू नो द आई थिंक विच इज अगेन वेरी डिस्टर्बिंग एंड अनफॉर्चुनेट कि ऐसे जैसे कोलकाता रेप केस हुआ या यहाँ दिल्ली रेप केस हुआ, यही रिपोर्ट होते हैं क्योंकि ये बहुत हार्श थे, बहुत क्रूल थे. इसके अंदर ऐसे अदरवाइज क्या यहाँ पे रेप्स नहीं हो रहे हैं? इतने ज्यादा रेप्स हो रहे हैं. तो इसीलिए यहाँ पे अभी हम वुमेन सेंट्रिक अप्रोच रखें अपने लॉज में तो ठीक है. तभी मैं आपको बोल रहा था कि ये फ्लॉ के बजाय इसको चेंज कर दिया जाएगा बाद में कभी. लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मच नीडेड थिंग इज टू द सेफ्टी ऑफ वुमेन सो दैट they can grow better, they can work hard and obviously become the Chief Justice of India. Right. Otherwise टाइम ही नहीं मिल रहा है उनको 7 बजे घर वापस जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली इज अनसेफ. उनको कहीं ना कहीं पे एक्सप्लॉयटेशन महसूस हो रही है, कहीं ना कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन महसूस हो रही है. उस चीज को तो पहले खत्म करें, तब तो वो फीमेल्स और वुमेन अपना काम पे ध्यान लगा पाएंगे. राइट. तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि ये राइट्स को के प्रोविजंस नहीं रखती है, जैसे कि आपने बताया कि अगर इफ कंपनी हैज मोर देन 10 एम्प्लॉयज तो उनका एक इंटरनल कमिटी होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ऐसी कोई कंपनी है जहाँ पे कि ये नहीं है, तो वो कंपनी के अगेंस्ट कुछ मतलब बिल्कुल there are criminal actions against that company also. बट टॉकिंग हियर कि वो कंपनी रजिस्टर्ड कैसे होने चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलसी या फिर कंपनी इज अ कंपनी. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है और एक कंपनी होती है. उसमें सिर्फ ये फर्क होता है कि उसका मालिक एक ही होता है और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसके 2 डायरेक्टर्स होने ही चाहिए मिनिमम, राइट. तो दैट्स व्हाई एनी प्लेस, आप समझ लीजिए उसको, एनी प्लेस where
there are more than 10 employees, there has to be a register, there has to be a formation of committee. अब आप ये समझ, आप जैसे HR होता है, आप HR को कंप्लेंट करते हैं, फिर उसके बाद एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आप ये तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल लॉज हो और इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल्स हो, ठीक है। तो इसीलिए आप किसी लड़की की एलिगेशन को भी एकदम सत्य नहीं मान सकते। दैट्स व्हाई द कमिटी हैज टू बी फॉर्म्ड, राइट, टू एक्चुअली सेफगार्ड द रेप्यूटेशन ऑफ दैट बॉय ऑल्सो, जिसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट लिखी जा रही है। तो हर जगह पे एक रजिस्टर होता है या कंप्लेंट बॉक्स होता है या फिर एक कंसर्न्ड पर्सन होना चाहिए। इनके सब क्राइटेरियाज हैं जो डिफाइंड है लॉ में कि आपका कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए। आई शेयर अ केस विद यू wherein a student was harassed by a professor, or again these are allegations. There were allegations that a student was harassed by a professor in a very prestigious institute in the country, and then internal complaint committee was formed and then उनकी hearing हुई, both the side। लड़की ने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई, अपनी बहस करी कि ऐसे ऐसे हुआ, अपनी जितने भी एविडेंसेस थे, सबूत थे, वो पेश किए। और फिर उसके बाद जो एक्यूज था उस समय, जो प्रोफेसर, उसने अपने बयान दिया कि मैं यहां था ही नहीं इस समय जिस समय की वो बात कर रही है, ये समझ लीजिए। और फिर उसके बाद अपना बयान दिया और अपने सबूत दिए कि क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या हुआ है ताकि ये लड़की झूठ बोल रही है। फिर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बैठी, उनकी दोनों की बातें सुनकर एक जजमेंट दिया, ऑब्जर्वेशंस दी कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या क्या ये है। तो इसलिए ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जरूरी है कि आप सीधा कोर्ट में जाते हैं तो इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाती है, लड़का लड़की का नाम कहीं ना कहीं आ सकता है। और इस वजह से एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है जो रिजॉल्व करती है। ऑब्वियसली ये उन केसेस के लिए नहीं है जिसके अंदर रेप लॉज लग जाए या पॉक्सो का कोई एंगल आ जाए, लेकिन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इज फॉर द ऑफेंसेस विच कैन बी रिजॉल्व्ड। लाइक लड़की को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तो ज्यादा मुझसे बात कर रहा है या कुछ फ्रेंडली ज्यादा हो रहा है, तो लड़की एक बबल में है इस सोसाइटी में, तो उसको ऐसा लगता है कि ये तो मुझसे ज्यादा बात कर रहा है या कुछ तो चक्कर है, इसकी कंप्लेंट ही फाइल कर देती। तो लड़के को फिर वो उस कंप्लेंट कमेटी के सामने ये बोलना होता है, जी हाँ मैंने बात की है, बट माय इंटेंशन वाज नॉट टू एक्चुअली आउटरेज हर modesty. My intention was to be friends with her. My intention was to be comfortable with her. तो कई चीजें होती हैं, इसके अंदर दो ही चीजें मेन है। कहीं पे भी कोई भी एक्ट और कोई भी क्राइम होता है तो क्रिमिनल लॉ में ये बोला जाता है दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मेंस रिया एंड द सेकंड इज एक्टस रियस। मेंस रिया मतलब होता है इंटेंशन, एक्टस रियस मतलब होता है टेकिंग एक्शन ऑन दैट इंटेंशन। अब कोई बैंक लूटने जा रहा है और मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि मैं यहां से जाऊंगा, 4 दोस्तों को वो कर लूंगा, कवर अप करने के लिए रखूंगा, बैग्स लूंगा, गन पॉइंट पे बैंक लूट के आ जाऊंगा। दिस इज माई इंटेंशन, बट मेरा अलार्म ही नहीं बजा सुबह और मैं उठा ही नहीं। सो एक्शन टेक प्लेस नहीं हुआ। अगर एक्शन नहीं हुआ है तो वो सोच का क्राइम नहीं हो सकता है। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर आपने मुझे, अब नीता मेरे ऊपर आ गई और मेरे को मारने लगी, और फिर उसके बाद मैंने सेल्फ डिफेंस में आपको धक्का दिया और आप गिर गए और आपके लग गई। आपने तो दर्ज करा दी FIR, बोला कि ये देखो जी मेरे को कुछ हो गया है यहाँ पे, तो इनके अगेंस्ट हर्ट का, ग्रीवियस हर्ट की एक FIR दर्ज करवा दो। तो वहां पर मेरी इंटेंशन नहीं थी, एक्शन था, तो नो ऑफेंस। तो इसीलिए
women, harassment of women at workplace and everywhere. These two things have to be seen to resolve or to dispose of the complaints which are being filed by the women. राइट एब्सोल्युटली। तो गवर्नमेंट के लेटेस्ट मैटरनिटी लीव पॉलिसी में क्या क्या टर्म्स है, अगर आप थोड़ा बता। इसके अंदर मैटरनिटी लीव पॉलिसी है कि 6 महीना तक आप मैटरनिटी लीव पर जा सकते हैं, और उसके बाद और भी है, जैसे कि आपको एडॉप्शन करना है, उसके अंदर भी आपकी मैटरनिटी लीव है, और 12 हफ्ते की आपकी जो मैटरनिटी सब्सिक्वेंट चाइल्ड, जैसे सेकंड चाइल्ड आपको 12 वीक्स का मिल सकता है, और उसके लीव पे, these all are paid leaves, which means that you'll be getting salary. जितना आप सैलरी अटेन कर रहे थे अपने एम्प्लॉयर से, उतना ही करेंगे। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो मेडिकल बोनसेस देती हैं, और इसके दौरान अब आपके अगेंस्ट और एम्प्लॉयर के अगेंस्ट क्या हो सकता है कि आपने एक वुमेन मैटरनिटी लीव पर गई है, एम्प्लॉयर को लग रहा है कि एक फ्री की सैलरी जा रही है क्योंकि वो काम पर तो आ नहीं रही है, तो मैं इनको टर्मिनेट कर देता हूं फॉर XYZ रीजंस कि आप यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड आई जस्ट केम टू नो दैट यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, आई थिंक दैट यू विल बी अ लायबिलिटी टू आवर कंपनी, या ऐसा कुछ करके इसको टर्मिनेट। यू कांट डू दैट। इफ अ वुमेन इज ऑन अ मैटरनिटी लीव, यू कैनॉट सैक हर, आप उनको निकाल नहीं सकते हैं। That amounts to attracting a criminal case against the employer. राइट। और फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है आजकल। अब तो कोविड के बाद से, जो मैंने आपको बोला, कोविड ने हमें बहुत कुछ खोया, हमसे कुछ लिया भी है, हमने बहुत कुछ खोया है कोविड के दौरान, लेकिन हमें दिया है टेक्नोलॉजी। ये जो हम आज पॉडकास्ट कर पा रहे हैं, ये जो इंटरव्यू आप मेरा ले पा रही हैं, ये अदरवाइज मुझे आपके स्टूडियो आना पड़ता या मुझे आपको मेरे ऑफिस आना पड़ता। तो ऐसे ही आजकल मैटरनिटी लीव के बाद जब वुमेन इन दिस कंट्री, बिकॉज मैटरनिटी लीव एक छोटी सी चीज नहीं है, एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे को माँ की जरूरत होती है फॉर फीडिंग, फॉर अदर थिंग्स, मे बी उसकी वैक्सीनेशंस करवाना है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उस दौरान आप घर से काम कर सकते हैं, तो वर्क प्लेस सपोर्ट दिया जा रहा है आजकल, फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है कि आप हाइब्रिड मोड में काम कर सकते हैं, आपको जब ऑफिस आना है तब ऑफिस आ सकते हैं, अदरवाइज वी विल सेट अप एन ऑफिस फॉर यू एट योर होम। तो ये सब चीजें हैं जो विद चेंज इन टाइम चलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, जो कि अच्छी बात है। इससे प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, कुछ क्विक एडवाइस जो कि हमारे ऑडियंसेस देख रहे हैं एंड लॉ एज ए करियर परस्यू करना चाहते हैं। एक क्विक एडवाइस यही है, ये 3 प्रिंसिपल्स फॉलो कर ले। फर्स्ट इज you have to be passionate, and then the second is persistent, and the third thing is dedicated. Right. और कुछ नहीं चाहिए, मतलब आपको पेशेंस चाहिए, तभी उससे परसिस्टेंसी आएगी। तो आप डेडिकेटेड रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, आपको काम मिलेगा, आप आगे जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर अर्ली मनी नहीं है, तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही only after that you can be successful. So there is a time frame. It's as soon as a person becomes a law graduate, मतलब a law graduate becomes an advocate, तो उसके अंदर क्या होता है, अभी आपकी क्वालिफिकेशन ही चल रही है, आप ये समझ लीजिए आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, लेकिन आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस चल रहा है, और वो 4 से 5 साल लेता है। 5 साल के बाद अगर आप 5 साल तक डट के खड़े रहे, तो sky is your limit. Seriously, there are many clients, many disputes. जैसे जैसे लोगों को लगता है कि हमें और कमाना चाहिए, वैसे वैसे डिस्प्यूट ज्यादा होती रहती है। ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उस वजह से आपके डिस्प्यूट ज्यादा होते हैं, काम ज्यादा आता है। तो ये सब चीजें हैं। तो बस आप ये समझ लीजिए, आप यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यू हैव टू बी पैशनेट,
अदरवाइज वो हर फील्ड में है, लेकिन इस फील्ड में ये है कि आपको डेडिकेशन अपने 4-5 साल पहले दिखाना बहुत जरूरी है। राइट राइट, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा एंड आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें आज मालूम पड़ी लॉ के बारे में, जो कि एक अवेयरनेस कॉमन लोगों में बहुत ज़रूरी होता है। हम लॉ के करेक्ट, बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए क्या प्रोविजंस हैं, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रोविजंस हैं। मैं एब्सोल्युटली, आगे भी आपके साथ और बहुत सारे एपिसोड्स बनाना चाहूँगी, स्पेसिफिकली इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड राइट। थैंक यू सो मच आपके बिजी शेड्यूल थैंक में से टाइम निकालने के लिए। थैंक यू। यू नीता, प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू।